हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम देखेंगे CC2 सब्जेक्ट, जिसका नाम है एजुकेशन इन इंडिया, स्टेटस, प्रॉब्लम एंड इश्यूज। भारत में शिक्षा, स्थिति, समस्याएं एवं मुद्दे सब्जेक्ट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, जो कि मार्च 2024 का है। हम आंसर्स भी देखेंगे इनके। खंड ए जो सेक्शन है उसमें आपको 14 क्वेश्चन दिए गए, जिसमें से आपको 11 क्वेश्चंस के आंसर देना है। और सेक्शन बी में आपको आई थिंक 4 क्वेश्चंस दिए गए, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। बट हमको सारे आंसर इस टाइप से प्रिपेयर करना है कि एग्जाम में कितने भी मार्क्स के क्वेश्चन हो, मतलब हमको कॉन्सेप्ट समझना है, हमसे बन जाना चाहिए आंसर देते। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा का क्या अर्थ है? शिक्षा की 2 परिभाषाएं दीजिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एजुकेशन? गिव 2 डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन। भारतीय शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ इंडियन एजुकेशन। सबसे पहले आपको हेडिंग लिखना है शिक्षा का अर्थ, जैसा कि हमको क्वेश्चन में पूछा है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना अथवा सिखाना होता है। शिक्षा का अर्थ आंतरिक शक्तियों अथवा गुणों का विकास करना है। शिक्षा को निम्न शब्दों के द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। फर्स्ट डेफिनेशन है उपनिषद के अनुसार, शिक्षा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। अकॉर्डिंग टू उपनिषद, एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सैल्वेशन। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा स्वयं की अनुभूति है। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, एजुकेशन इज द रियलाइजेशन ऑफ द सेल्फ। अरविंद घोष के अनुसार शिक्षा अंतर्निहित ज्योति की उपलब्धि के लिए विकासशील आत्मा की प्रेरणादायिनी शक्ति है। अकॉर्डिंग टू औरोबिंदो घोष, एजुकेशन इज हेल्पिंग द ग्रोविंग सोल टू ड्रा आउट दैट इज इन इटसेल्फ। और 4 डेफिनेशन है टैगोर के अनुसार, शिक्षा का अर्थ बालक को इस योग्य बनाना है कि वह शाश्वत सत्य की खोज कर सके, उसे अपना बना सके और उसकी अभिव्यक्ति कर सके। अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर, एजुकेशन मीन्स टू इनेबल द चाइल्ड टू फाइंड आउट द अल्टीमेट ट्रूथ, मेकिंग ट्रूथ इट्स ओवन एंड गिविंग एक्सप्रेशन टू इट। तो इसमें से 2 डेफिनेशन अच्छे से कर लेना, जो भी आपको इजी लगे। अगर लॉन्ग आंसर में पूछते हैं तो लॉन्ग में हमको 3 डेफिनेशंस लिखना होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्र व समाज के प्रति शिक्षा के कार्यों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स नेशन एंड सोसाइटी। तो पहला हेडिंग लिखना राष्ट्र के प्रति शिक्षा के कार्य। फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास कर उनके अंदर देश के प्रति प्रेम व देश हित की भावना का विकास करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक के मन में राष्ट्र सेवा की भावना का विकास कर सके। सेकंड पॉइंट है अच्छे नागरिकों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ गुड सिटीजन। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए उसके नागरिकों को योग्य, चरित्रवान तथा राष्ट्रीय प्रेम से परिपूर्ण होना चाहिए। अतः शिक्षा बालक को इस योग्य बनाती है कि वह अपने कर्तव्यों व अधिकारों का पालन कर सके। थर्ड पॉइंट है राष्ट्रीय संपत्ति का संरक्षण करना, प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल प्रॉपर्टी। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह बालकों को ऐसा प्रशिक्षण दे कि अपने निजी स्वार्थ में लिप्त न होकर अपने देश की संपत्ति का संरक्षण कर सके, क्योंकि देश की संपत्ति ही उसकी अपनी संपत्ति। यदि देश की संपत्ति को हानि पहुंचती है तो वहां के नागरिकों की ही हानि होगी। यह भावना प्रत्येक बालक में शिक्षा के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है। फोर्थ पॉइंट है कुशल नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। राष्ट्र को चलाने के लिए कुशल नेता की आवश्यकता पड़ती है और प्रत्येक व्यक्ति नेता नहीं बन सकता। शिक्षा ही व्यक्तियों में कुशल नेतृत्व के गुणों का विकास करती है तथा उन व्यक्तियों की पहचान कर सकती है जो राष्ट्र हित के लिए कार्य कर सकते हैं। अतः शिक्षा एक कार्य कुशल नेतृत्व के प्रशिक्षण के लिए परिस्थितियों का निर्माण करती है। फिर विशेषज्ञों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ स्पेशलिस्ट। प्रत्येक राष्ट्र की उन्नति के लिए आवश्यक है कि उस देश के नागरिकों में विशेषज्ञों वाले गुणों का विकास हो, जिससे देश को उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो सके। व्यक्तियों की जन्मजात विशिष्टताओं को पहचान कर उनके विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण शिक्षा द्वारा ही संभव है। अतः विशेषज्ञों का निर्माण करना भी शिक्षा का एक आवश्यक कार्य है। विज्ञान एवं तकनीकी चेतना का विकास, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस। आधुनिक युग में किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए वैज्ञानिक व तकनीकी साधनों का विकास होना भी आवश्यक है। अतः शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जो बालकों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कर सके, जिससे आगे चलकर छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। विद्यालयों में आयोजित होने वाली पाठ्य सागामी क्रियाओं जैसे विज्ञान मेला, प्रदर्शनी के माध्यम से छात्रों में वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है और वे देश की उन्नति व विकास में अपने योगदान को समझ सके। ये बुक की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, बट प्रॉपर पढ़ोगे तो इजी लगेगी, थोड़ा अर्थ निकाल के। मैं एक्सप्लेन करती बट वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। जब मैं अपने नोट्स एक्सप्लेन करूंगी तो उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको इजी लगेगी, इसलिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए कनेक्टेड रहना। फिर 7 पॉइंट है व्यक्तिगत हित को सार्वजनिक हित से निम्नता, सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर टू जनरल वेलफेयर। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य बालक में ऐसे गुणों का विकास करना है कि वे स्वयं के हितों से ऊपर उठकर संपूर्ण राष्ट्रीय हितों को महत्व दे सके। भारतीय समाज जातिवाद, अंधी धार्मिकता, वर्ग भेद और विभिन्न राजनीतिक दलों में विभाजित हो गया है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के नागरिकों में द्वेष, शत्रुता, कटुता, ईर्ष्या जैसी अनेक बुराइयां आ गई है। ऐसे में शिक्षा के द्वारा ही बालकों को इन बुराइयों से दूर किया जा सकता है, मतलब बालकों को इन बुराइयों से बचाया जा सकता है। राष्ट्र के प्रति शिक्षा के कार्य हो गए। फिर हेडिंग लिखना समाज के प्रति शिक्षा के कार्य। तो इसमें आप ये पॉइंट ऐड कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, आवश्यकता की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ नीड। शिक्षा एक महत्वपूर्ण कार्य बालक की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, मतलब शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो बालक की जितनी भी नीड्स है उनको फुलफिल करना है। सामाजिक प्राणी होने के कारण उसे समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है, जो शिक्षा के माध्यम से ही स्थापित हो सकती है। व्यक्ति की प्राथमिक आवश्यकताएं भोजन, वस्त्र, भवन आदि है, जिनको पूरा करने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। बालक का सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य बालक के व्यक्तित्व के सामाजिक पक्ष को विकसित करना है। सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को सामाजिक वातावरण में रखते हुए सभी सामाजिक कार्यों में भाग लेता है तथा शिक्षा इस कार्य में बालक का मार्गदर्शन करती है। बट ये पॉइंट्स थोड़े से मैच हो रहे हैं, तो मैं कुछ अपनी तरफ से पॉइंट बताती हूँ कि आप जो है ये समाज के प्रति शिक्षा के कार्यों को कैसे लिख सकते हैं।
समाज के प्रति शिक्षा के कार्य के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन। शिक्षा समाज की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करती है और अपने आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाती है। फिर सेकंड पॉइंट है सामाजिक एकता और सद्भावना। शिक्षा समाज के विभिन्न समाज में जो विभिन्न जाति, धर्म, वर्ग और पंथ के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन और प्रगति। शिक्षा समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और नवीन सोच को बढ़ावा देती है। फिर फोर्थ पॉइंट है सामाजिक जिम्मेदारी का विकास। शिक्षा व्यक्ति में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न करती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है आर्थिक विकास। शिक्षा कुशल और योग्य मानव संसाधन तैयार करती है जो समाज के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। अगर आप आगे डिटेल में आंसर्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो शॉर्ट में आप इतना लिख सकते हो और फिर आगे लॉन्ग के लिए और भी हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण क्या है, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार बताइए। तो आप सामाजिक नियंत्रण में साइंटिस्ट के अनुसार डेफिनेशंस लिख सकते हो और रॉस के अनुसार। सामाजिक नियंत्रण उन पद्धतियों की व्यवस्था है जिनके द्वारा समाज अपने सदस्यों को मान्य व्यवहार प्रतिमानों के अनुरूप बनाता है। सेकंड है बोगार्डस के अनुसार समूह नियंत्रण वह ढंग है जिससे एक समूह अपने सदस्यों के व्यवहारों को नियंत्रित करता है। आरजी स्मिथ के अनुसार सामाजिक नियंत्रण उन उद्देश्यों की प्राप्ति है जो उन उद्देश्यों के साधनों के प्रति चेतन सामूहिक अनुकूलन द्वारा होती है। फिर ये लैंडिस के अनुसार सामाजिक नियंत्रण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक व्यवस्था स्थापित तथा बनाए रखी जाती है। तो इसमें से आप 2 डेफिनेशंस अपनी चॉइस की कर लेना एग्जाम के लिए। फिर सामाजिक नियंत्रण के प्रकार। सामाजिक नियंत्रण के प्रकार बुक में नहीं है लेकिन मैं बताती हूँ आपको। एक तो होता है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण, इंग्लिश में बोले तो फॉर्मल सोशल कंट्रोल। यह नियंत्रण जो है वो कानूनी और संस्थागत रूप से लागू किया जाता है। इसमें नियमों, कानूनों और संगठित संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण कानून, चोरी, हत्या या अपराध करने पर सजा, न्याय प्रणाली, अदालतें और पुलिस व्यवस्था, सरकारी संस्थाएं, करों का भुगतान, है ना, करों का भुगतान न करने पर दंड दिया जाता है सरकारी संस्थाओं में। फिर विद्यालय और संगठन अनुशासन बनाए रखने के लिए नियम। फिर सेकंड होता है अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। यह नियंत्रण व्यक्ति और समाज के बीच अनौपचारिक संबंधों और प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। इसमें सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, नैतिकता और धार्मिक मान्यताएं शामिल होती है। उदाहरण परिवार, बच्चों को अनुशासन सिखाने के लिए दंड या पुरस्कार देना। अगर बच्चा अच्छा काम करता है तो उसको पुरस्कृत करना और बुरा काम करता है तो उसको दंड देना। फिर समुदाय, दंड से मतलब मारना पीटना नहीं, मतलब ऐसा दंड जैसे कि सपोज स्कूल में किसी ने होमवर्क नहीं किया या फिर क्वेश्चन लर्न करने को दिया था तो वो लर्न नहीं किया तो फिर जो होमवर्क था उससे डबल होमवर्क करवाना, मतलब इस टाइप का पनिशमेंट बोल सकते हैं। फिर समुदाय, गलत व्यवहार करने पर निंदा या आलोचना। फिर धार्मिक संगठन, धर्म के नियमों का पालन करने की प्रेरणा, सामाजिक मान्यता, अच्छे कार्य करने पर प्रशंसा। फिर और भी प्रकार होते हैं, अगर ये तो शॉर्ट में पूछा, अगर डिटेल में पूछते हैं तो प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, डायरेक्ट सोशल कंट्रोल, और प्रत्यक्ष सामाजिक नियंत्रण, इनडायरेक्ट सकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, है ना, नकारात्मक सामाजिक नियंत्रण, तो और भी टाइप्स लिख सकते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन है सांस्कृतिक विरासत तथा मूल्यों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। Why is it important to preserve cultural heritage and values? सबसे पहले आपने हेडिंग डालना सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण। भारत में सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की जिम्मेदारी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण HSI विभाग की है, जो संस्कृति विभाग के अधीन एक संलग्न कार्यालय के रूप में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय देश की सांस्कृतिक विरासत के शोध एवं संरक्षण का मुख्य संगठन है। प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1958, है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एनिशिएंट मोमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 द्वारा तथा पुरावशेष एवं बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित एवं विनियमित किया जाता है। प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा राष्ट्रीय महत्व को अवशेषों के रखरखाव व संरक्षण के लिए संपूर्ण देश को 24 सर्किलों में बांटा गया है। संगठन में प्रशिक्षित पुरातत्विद, संरक्षक, पुरालेखावेत्ता आदि को वृहद स्तर पर शामिल किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की विज्ञान शाखा संपूर्ण देश में राष्ट्रीय पुरातत्विक महत्व के स्मारकों के रासायनिक संरक्षण एवं उपचार के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। इसके ऊपर लगभग 3593 स्मारकों के संरक्षण एवं उपचार, देशव्यापी खुदाई आदि की भी जिम्मेदारी है। इसने आगरा के ताजमहल की भी मरम्मत, उपचार की। ये थोड़ी सी लैंग्वेज टफ है तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। सांस्कृतिक विरासत तथा मूल्य जो है वो किसी भी समाज या राष्ट्र की पहचान और आत्मा होते हैं। ये अतीत की उपलब्धियों, परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं को संरक्षित करते हुए भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। इन्हें संरक्षित करना आवश्यक है क्योंकि ये समाज को स्थिरता, एकता और प्रगति प्रदान करते हैं, है ना। सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण आवश्यक क्यों है। राष्ट्र की पहचान बनाए रखना। सांस्कृतिक विरासत एक राष्ट्र की विशिष्ट पहचान को दर्शाती है ना। इतिहास और परंपरा का संवर्धन। सांस्कृतिक विरासत में हमारे पूर्वजों की उपलब्धियां और जीवन शैली झलकती है। सामाजिक एकता और गर्व का स्रोत, आर्थिक विकास में योगदान, है ना। फिर मूल्यों का संरक्षण आवश्यक क्यों है, मतलब हेडिंग लिखना, मूल्यों का संरक्षण। फर्स्ट लिखना सामाजिक संतुलन बनाए रखना। मूल्य समाज में अनुशासन और सद्भावना बनाए रखते हैं। सेकंड है नैतिकता और मानवता का विकास। मूल्य व्यक्ति को सही और गलत का भेद करना सिखाते हैं। थर्ड पॉइंट है सामाजिक समस्याओं का समाधान। मूल्यों का संरक्षण सामाजिक बुराइयों जैसे भ्रष्टाचार, हिंसा और असमानता को समाप्त करने में सहायक है। नई पीढ़ी का मार्गदर्शन। मूल्य भविष्य की पीढ़ियों को जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इस टाइप से आप इजी लैंग्वेज में ये इसका आंसर लिख सकते हो। और हमने CC 1 के पेपर के भी सारे आंसर देखे जो बाल्यावस्था एवं बाल विकास सब्जेक्ट का है। तो मेरी पिछली वीडियोज़ में सारे आंसर्स हमने वो भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिया। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हो तो ज़रूर देखना। उसमें से भी एग्जाम में आपके 40% क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे, मतलब एज इट इज़ नहीं आएंगे बट कुछ ना कुछ टॉपिक्स तो आएंगे ही 100%, तो वो भी सोल्व कर लेना। फिफ्थ क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य की विवेचना कीजिए। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। सो ये आपके वैदिक युगीन शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। प्राचीन शिक्षा के निम्न उद्देश्य थे।
फर्स्ट है पवित्रता की भावना का विकास करना। प्राचीनकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य छात्रों में पवित्रता की भावना का विकास करना होता था, जिससे वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सके। सेकेंड है चरित्र निर्माण में सहायक। प्राचीनकालीन शिक्षा छात्रों के चरित्र निर्माण में सहायक होती थी, जिससे छात्र अपने भावी जीवन में सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सके। थर्ड पॉइंट है व्यक्तित्व के विकास में सहायक। प्राचीनकालीन शिक्षा छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक होती थी, साथ ही छात्रों के व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास करती थी। फोर्थ है अच्छे नागरिकों के गुणों का विकास। प्राचीनकालीन शिक्षा से छात्रों को अपने अंदर अच्छे नागरिक के गुणों का विकास करने में सहायता मिलती थी। फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक भावना का विकास। छात्र गुरुकुलों में परस्पर सहयोग के साथ रहते थे, इससे उनके अंदर सामाजिक भावना का विकास होता था। सिक्स्थ है ईश्वर की भक्ति व धार्मिक भावना का विकास। प्राचीन काल में जीवन का मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक विकास करना होता था, इसलिए शिक्षा के द्वारा ईश्वर की भक्ति व धार्मिक भावना के विकास पर बल दिया जाता था। शिक्षण संस्थाओं का वातावरण धार्मिकता से भरपूर हुआ करता था। सातवां ऑब्जेक्टिव है मोक्ष प्राप्त करने पर बल। प्राचीन काल में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य अध्ययन के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना था। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन द्वारा छात्रों को मोक्ष प्राप्त करने की शिक्षा दी जाती थी। एट पॉइंट है भावी जीवन जीने की शिक्षा। छात्रों को पशुपालन तथा कृषि आदि की शिक्षा दी जाती थी, जिससे छात्र शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने भावी जीवन में रोजगार प्राप्त करके गृहस्थ जीवन का निर्वाह कर सके। तो ये 8 है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको सारे लिखना है, और अगर 5 मार्क्स का आता है तो 6 ऑब्जेक्टिव्स 6 उद्देश्य लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर एजुकेशन। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हो कि भारतीय संविधान में शिक्षा को नागरिकों का मौलिक अधिकार और समाज के विकास का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। संविधान में शिक्षा से संबंधित कई प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो शिक्षा के विकास, प्रसार और गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। इन प्रावधानों को मुख्यतः 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है: मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और अन्य प्रावधान। फर्स्ट पॉइंट आएगा मौलिक अधिकारों में शिक्षा। तो क अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया। फिर ख अनुच्छेद 19(1)G शिक्षण संस्थानों का अधिकार। प्रत्येक नागरिक को व्यवसाय, व्यापार और शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का अधिकार दिया गया है। फिर सेकंड पॉइंट है नीति निर्देशक तत्वों में शिक्षा का अनुच्छेद 41। राज्य नागरिकों को शिक्षा और काम करने के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगा। ख अनुच्छेद 45 यह प्रावधान करता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक बाल शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। फिर थर्ड पॉइंट है अन्य संवैधानिक प्रावधान। क अनुच्छेद 29 भारत के किसी भी नागरिक को अपनी संस्कृति, भाषा या लिपि को संरक्षित रखने का अधिकार है। ख अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। संविधान के 42वें संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान जोड़ा गया। इसमें नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और सुधार की भावना का विकास करें और प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करें। तो यह अनुच्छेद आपको इसमें लर्न करना है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है वुड के घोषणा पत्र की समीक्षा कीजिए। इवेल्युएट वुड्स डिस्पैच। तो गाइज ये बुक में वुड के घोषणा पत्र की समीक्षा तो नहीं है, बट हम चाहे तो वुड के घोषणा पत्र की समीक्षा मेरी लैंग्वेज में कर। काफ़ी सारे आंसर जो है ये पेपर के आपको बुक में नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको मेरे वीडियोस देखना ज़रूरी है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन का आंसर किसी ना किसी तरह फाइंड आउट कर लूँगी और आप तक पहुँचा दूँगी। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं वुड का घोषणा पत्र 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन भारत के शिक्षा मंत्री सर चार्ल्स वुड द्वारा ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया था। इसे भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा व्यवस्था को संगठित और व्यवस्थित करने का पहला व्यापक प्रयास था। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, मैग्ना कार्टा। फिर हेडिंग लिखना है वुड के घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु। तो फर्स्ट पॉइंट है शिक्षा का उद्देश्य। भारतीयों को सरकार के लिए प्रशासनिक कार्यों में सक्षम बनाना। मेरा गला आई थिंक खराब हो चुका है, फिर भी ये वीडियो को जल्दी से कंप्लीट कर दूं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अगले साथ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। भारतीय समाज में नैतिकता और बौद्धिकता का विकास करना। सेकंड पॉइंट आएगा माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर जोर। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। माध्यमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा का प्रावधान रखा गया। फिर महिला शिक्षा के प्रचार प्रसार पर विशेष बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा को गाँव और कस्बों तक पहुंचाने के लिए कदम उठाए गए। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के विकास की सिफारिशें की गई। पुस्तकालयों की स्थापना और शिक्षण संस्थाओं में सुधार पर जोर दिया गया। अब समीक्षा में आपको जो है वो सकारात्मक पक्ष भी लिखना होता है और नकारात्मक पक्ष भी। तो सकारात्मक पक्ष क्या है? संगठित शिक्षा प्रणाली का आधार। घोषणा पत्र ने भारत में संगठित और संस्थागत शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ किया। फिर सेकंड पॉइंट महिला शिक्षा को प्रोत्साहन। यह महिला शिक्षा के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। थर्ड पॉइंट तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा। औद्योगिक विकास के लिए तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया गया। शिक्षा का विस्तार। घोषणा पत्र ने प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया। फिफ्थ पॉइंट आएगा धर्मनिरपेक्ष शिक्षा। धर्म से मुक्त शिक्षा प्रणाली ने समाज में एकता और समानता को बढ़ावा दिया। फिर आपको लिखना है नकारात्मक पक्ष। फर्स्ट है अंग्रेजी भाषा पर अत्यधिक निर्भरता। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा से जोड़कर भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गई। सेकंड पॉइंट प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा। प्राथमिक शिक्षा पर जोर तो दिया गया, लेकिन इसे व्यवस्थित रूप से लागू नहीं किया गया। थर्ड पॉइंट सामाजिक असमानता। शिक्षा प्रणाली मुख्यतः उच्च वर्ग तक सीमित रही। निम्न वर्ग और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा की गई। फोर्थ पॉइंट औपनिवेशिक मानसिकता का विकास। शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य भारतीयों को ब्रिटिश प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना था, न कि स्वतंत्र और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना। फिफ्थ महिला शिक्षा में सीमित प्रगति। महिला शिक्षा के प्रावधान तो किए गए, लेकिन इन्हें प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। सो गाइस
ये इस तरह से आपको समीक्षा करना है। अभी तक मैंने जितना आंसर बताया, अगर लॉन्ग में पूछे तो उतना सब लिखना, और शॉर्ट में पूछते हैं तो आपको सिर्फ सकारात्मक पॉइंट लिखना है वुड के घोषणा पत्र के, और नकारात्मक पॉइंट। ठीक, स्टार्टिंग में मेंशन कर देना कि कौन से ईयर में वुड का घोषणा पत्र लाया गया। ठीक है, उसके बाद से हेडिंग लिखना सकारात्मक पक्ष और फिर नकारात्मक पक्ष, है ना। इस तरीके से समीक्षा करना है। सो गाइज, आप पिछली वीडियोस देखिए, आपकी बीएड एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करने में हेल्पफुल रहेंगे। तो चैनल पे कई सारे वीडियोस अपलोडेड है ना, जो कि आपको हेल्प करेंगे बीएड का एग्जाम अच्छे मार्क्स से पास करने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।